बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 38 मुलाहिज़ा फरमाएं। बाबू से मुलाकात हुए अभी 2-3 रोज़ हो गए थे। शानी को अंदेशा था कि कहीं वो ज़्यादा बीमार ना हो गई हो। मजबूरी ये थी कि वो अपने तौर पर अनेक्सी से कोठी में नहीं जा सकती थी, ना किसी को पैगाम देकर बाबू को बुला सकती थी। वो जाली के पास खड़ी मुन्ने की झलक देखने की मुंतजिर थी जब एक आवाज़ ने इसे बुरी तरह चौंका दिया। ये जेठ ची चौधरी बशीर की आवाज़ थी। वो पता नहीं कब चुपके से इसके पीछे आन खड़ा हुआ था। शानी सरतापा काम की। क्या देख रही हो? चौधरी बशीर ने बारी संजीदा आवाज में पूछा। कुछ नहीं, वैसे ही। शानी अकला गई। चादर के अंदर मोबाइल फोन पर इसकी गिरफ्त मजबूत हो गई। वो गहरी नजरों से इसकी तरफ देखता रहा, फिर कहने लगा, मैं जानता हूँ कि तुम क्या देख रही हो। तुम्हारी बाबू ने मुझे सब कुछ बताया था। तुम बड़ा प्यार करती हो मुन्ने से, यही बात है ना? शानी ने खुश ऊंटों पर जबान फेरी। जी हाँ, वो भी बहुत लाड करता है मुझसे। मेरा ख्याल है कि मेरे जाने को उसने बहुत महसूस किया होगा। तुम्हारे जाने को तो सभी ने महसूस किया है। हवेली के नौकर चाकर तक तुम्हारी बातें करते हैं। दारपुर के हर शख्स पर तुमने गहरा नक्श छोड़ा है। वो तारीफी नजरों से इसे देख रहा था। शानी अपने अंदर सिमट सी गई। वो बोला, मकबूल को मैंने ही मना किया था कि वो मुन्ने को तुम्हारे पास ना ले जाए। बहरहाल अब तुम्हारी बेचैनी देखते हुए कुछ सोचना पड़ेगा। शानी के दिल में खुशी की लहर दौड़ के इसने एहसानमंद निगाहों से चौधरी बशीर को देखा। वो कहने लगा, मैं कोशिश करूंगा कि कल मुन्ने को तुम्हारे पास लाऊं। बहुत शुक्रिया। शानी की आंखों में आंसू चमक गए। वो चौधरी बशीर से बाबू की सेहत का पूछना चाहती थी, मगर बात उसके मुंह में रह गई। चौधरी बशीर लंबे डग भरता रिहायशी हिस्से की तरफ चला गया। शानी ने दूसरे रोज तक का वक्त बड़ी मुश्किल से काटा। चौधरी बशीर ने अपने आने का टाइम नहीं बताया था। शानी की निगाह दोपहरी से बार बार दरवाजे की तरफ उठना शुरू हो गई। इसने किचन में जाकर अपने हाथ से अंडे का हलवा बनाया। अंडे का हलवा मुन्ने और नदीम को बहुत पसंद था। दोपहर के थोड़ी देर बाद शानी की उम्मीदें बर आईं। वो कमरे की खिड़की में बैठी थी। इसे संगे मरमर की सफेद दीवार के अकब में किसी बच्चे की चहकार सुनाई दी। फिर दरवाजा खुला और मुन्ना दिखाई दिया। वो सुर्ख स्वेटर और स्याह पतलून में था। बाल सलीके से पेशानी पर जमे हुए थे। अपने अब्बू की उंगली थामे वो हैरान सा अंदर दाखिल हुआ। कुछ ही देर बाद वो कमरे में शानी के सामने था। शानी को देखकर वो दम बखुद सा रह गया। शानी ने लपककर उसे अपने साथ लिपटाया। फिर बेतहाशा उसका मुंह सर चूमने लगी। वो आंखें फाड़ फाड़ कर इसकी तरफ देखता चला जा रहा था। जरा देर के लिए सहम सा गया था। चौधरी बशीर सामने सोफे पर बैठ गया और मुस्कुराती नजरों से इन दोनों को देखने लगा। उसकी उंगलियों में इंपोर्टेड सिगरेट दबा हुआ था। शानी ने मुन्ने को गोद में ले लिया और उससे मुसलसल बातें करने लगी। गाए बगाए वो उसका मुंह भी चूमती थी। धीरे धीरे मुन्ना नॉर्मल होने लगा। वो तोतली जबान में इसके सवालों का जवाब देने लगा और खुद भी सवाल करने लगा। आप कहाँ चली गई थी? मैं आपको ढूंढता था। आप हमारे पास क्यों नहीं आती थी? चौधरी बशीर अखबार देखने लगा। शानी मुन्ने को लेकर किचन में चली गई। अपने हाथ से उसे हलवा खिलाया। ढेरों सारा प्यार किया। 10-15 मिनट बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया। शानी से लेटने चिमटने लगा, खुलकर बातें करने लगा। दूसरे कमरे से चौधरी बशीर की आवाज आई, भाई एक मेहमान यहाँ कमरे में भी आया बैठा है, इसको भी कोई पूछ ले। शानी चौंक सी गई। उसने जोरा से फौरन चाय बनाने का कहा। खुद प्लेट में अंडों का हलवा निकाला और लेकर चौधरी बशीर के पास पहुंची। माफ कीजिएगा, मुझे देर हो गई। शानी ने कहा, नहीं कोई बात नहीं। वो खुशदिली से बोला, हाँ कोई बात नहीं ताती चाची। मुन्ने ने भी शानी के गले में बाएं डालकर अब्बू की तायद की। वो शानी की गोद में चढ़ा बैठा था। तुमने तो इसे 10-15 मिनट में भला चंगा कर दिया, चौधरी बशीर ने कहा। बहुत प्यारा बच्चा है। शानी ने उसका गाल चूमा। जवाब में मुन्ने ने भी बड़ी मासूमियत से शानी को अपनी बाहों में भींचा और अपना गाल उसके गाल के साथ लगा लिया। चौधरी बशीर ने हलवे की प्लेट एक तरफ रखी और एकदम अपनी जगह से उठते हुए बोला, तुम दोनों ऐसे ही रहना, मैं भी 1 मिनट में आया। शानी या मुन्ने के कुछ कहने से पहले वो तेजी से बाहर निकल गया। शानी हैरत से सोचने लगी कि वो किधर क्या है। 2 मिनट बाद वो वापस आया तो उसके हाथ में कैमरा और कंधे पर छोटा सा बैग था। ये कैमरा देखने में ही काफी महंगा लगता था। 8-9 इंच लंबा एक लेंस भी कैमरे में अटैच था। मुन्ना उसी तरह शानी की बाहों में था और वो खिड़की के नीले पर्दे के सामने खड़ी थी। चौधरी बशीर ने शानी से कहा कि वो मुन्ने के इसी तरह बाजुओं पर उठाए जैसे पहले उठाया हुआ था। शानी ने सर पर आंचल दुरुस्त करते चौधरी बशीर की हिदायत पर अमल किया। वो कैमरे की आंख से देखते हुए बोला, अपना दायां हाथ मुन्ने के बाएं कंधे पर रखो। शानी ने जरा शर्माते हुए इस हिदायत पर भी अमल किया। 2-3 मरतबा फ्लैश गन का धमाका हुआ और चौधरी बशीर ने 2 तस्वीरें खींच ली। शानी और मुन्ने को गहरी नजरों से देखते हुए वो बोला, बड़ा अच्छा पोज था तुम दोनों का, जबरदस्त तस्वीरें बनेंगी। शानी ने मुन्ने को गोद से उतार कर अपने पैरों में सोफे पर बिठा लिया। चौधरी बशीर ने कैमरे को उलट पलट कर देखते हुए कहा, यह मैंने कुवैत से लिया था। 1 साल पहले 400 दिनार का आया था और अब तो और भी महंगा होगा। लेकिन वो क्या कहते हैं कि शौक का कोई मोल नहीं होता। वहां कुवैत में मेरा एक कुवैती यार था, बासित बाकी, कार डीलर था। उसे फोटोग्राफी का जबरदस्त शौक था। उसे ये शौक थोड़ा बहुत मेरे अंदर भी आया। हम दोनों इकट्ठे शिकार खेलने भी जाते थे। शिकार के साथ साथ फोटोग्राफी भी होती थी, यानी एक तीर से 2 शिकार।
फोटोग्राफी अच्छा शौक है, शानी ने कहा। साथ साथ वो कदरे हैरान भी थी कि नारपुर के चौधरी खानवादे का एक शख्स बता रहा था कि उसे फोटोग्राफी जैसा लतीफ शौक लाहक है। चौधरी बशीर ने कंधे से लटका हुआ बैग खोला। उसमें कैमरे के साथ अटैच होने वाले मुख्तलिफ लवाजमात थे, लेंस, फ्लैश गन, फिल्टर और एक फोल्डिंग स्टैंड। चौधरी बशीर ने बैग के अंदर से एक एल्बम निकाला और शानी और मुन्ने को उतारी हुई कुछ तस्वीरें दिखाने लगा। तस्वीरों पर तायराना नजर डालकर यह अंदाजा होता था कि ये कोई शाकार तस्वीरें नहीं है और ना ही खींचने वाला कोई खास माहिर है, बस ये आम से फोटोग्राफ थे। मनाजर के इंतखाब से फोटोग्राफ के मिजाज का पता भी चलता था। एल्बम के शुरू में कुत्तों की लड़ाई की तस्वीरें थी, उनमें से चंद तस्वीरें रीछ और कुत्ते की लड़ाई की भी थी। उससे आगे सहरा में ऊंट दौड़ की तस्वीरें थी। एल्बम के दरमियान शिकार की तस्वीरें थी, कई खूबसूरत किस्म के जानवरों की तस्वीरें भी थी। चंद जवान खाना बदोश औरतों की तस्वीरें भी एल्बम में शामिल थी। ये तस्वीरें गालिबन कुवैत या किसी मौलिक इलाके में उतारी गई थी। चौधरी बशीर एल्बम दिखाकर फखरिया नजरों से शानी की तरफ देखने लगा। बड़ी अच्छी तस्वीरें हैं, शानी ने कहा। मुन्ना भी दिलचस्पी से तस्वीरें देख रहा था। उसने एक तस्वीर एल्बम से निकालने की कोशिश की तो वो जरा सी मुड़ गई। नहीं मुन्ने, तस्वीर खराब हो जाएगी, बशीर ने सख्त लहजे में कहा। मुन्ना जल्दी से पीछे हट गया, फिर अपनी जीप मिटाने के लिए तोतली जबान में बोला, अब्बू आपने मेरे साथ ताती चाची की तस्वीरें क्यों खींची हैं? इसलिए कि तुम्हारी चाची का चेहरा तस्वीर के लिए जबरदस्त है। ताती का चेहरा प्यारा है? मुन्ने ने पूछा। हाँ प्यारा भी है, लेकिन जरूरी नहीं कि सारे प्यारों चेहरों की तस्वीरें जबरदस्त बने। कुछ चेहरे खास तौर से तस्वीर के लिए अच्छे होते हैं। चौधरी बशीर ने मुन्ने से ज्यादा शानी को समझाने की कोशिश की। वो आज बिल्कुल मुख्तलिफ मूड में नजर आ रहा था। उसकी बारी भरकम शख्सियत में मुस्कुराहट की चमक दिखाई देती थी। बातों बातों में अनवरी का जिक्र भी आया। शानी के पूछने पर चौधरी ने बताया कि वो उसकी बेहतरी के लिए कुछ सोच रहा है। बाबू के बारे में सवाल कितनी देर से शानी के होंठों में मचल रहा था। आखिर वो बोल पड़ी, बाबू 2-3 दिन से नजर नहीं आई। वो ठीक तो है? हाँ ठीक है, बस अभी ये जरा सी गिरी हुई है। पहले प्रोग्राम था कि हम दोनों मुन्ने को लेकर आए, मगर फिर मुझे अकेले आना पड़ा। इस बारे में बाबू से मेरी थोड़ी बहुत बात हुई थी, शानी बोली। बाबू एकदम कमजोर और पीली नजर आती हैं। मुझे तो देखकर दचका लगा है भाईजान। मैंने बहुत पूछा है कि आपको क्या है, मगर टाल गई। इलाज के बारे में भी कुछ नहीं बताया। चंद दिन हुए हैं मेरे पास बैठे बैठे इतने जोर की खांसी आई थी कि दम उलट गया, चेहरा बिल्कुल हल्दी हो गया था। चौधरी बशीर ने अमीक सांस लेते हुए कहा, बहुत समझाता हूँ लेकिन माने तो तब है ना, अपनी मर्जी करती है। लेकिन हुआ क्या है उन्हें? हार्ट का मसला है, चौधरी बशीर ने इंकशाफ किया। शानी का सीना धक से रह गया। वो बात मुकम्मल करते हुए बोला, लगता है कि यह सिलसिला 2-3 साल से चला आ रहा है। पहले पहले चक्कर आते थे, 1-2 बार चलते फिरते बेहोश भी हो गई थी। उस वक्त ज्यादा परवाह नहीं की थी, यही वो समझती रही कि आम कमजोरी है। मैंने उस वक्त भी कुवैत से बार बार पैगाम भेजा था कि लाहौर में किसी अच्छे डॉक्टर से चेकअप करवाओ, मगर टालती रही। अब तकलीफ जरा बढ़ गई है। अब तो अम्मी को दौरा पलता पड़ता है ताती। मुन्ने ने गुफ्तगू में हिस्सा लिया। नहीं कोई दौरा नहीं है, बस एक बार तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, अब वो भी नहीं होगी, ठीक हो जाएगी। चौधरी बशीर ने बेटे को तसल्ली दी। शानी ने उसका गाल चूमते हुए कहा, जाओ मुन्ने तुम जरा लान में घूम कर आओ, अब्बू के लिए वो छोटे छोटे फूल तोड़ कर लाओ। उसने खिड़की में फूल दिखाते हुए कहा, नहीं मैं आपके लिए तोड़ कर लाऊंगा। वो मासूमियत से बोला, अच्छा मेरे लिए ही ले आओ। वो हवा के झोंके की तरह बाहर निकल गया। शानी ने बेताबी से पूछा, क्या ज्यादा तकलीफ है बाबू को? नहीं इतनी ज्यादा नहीं, लेकिन ऐसी भी नहीं कि नजरअंदाज कर दी जाए। हवेली में आग लगने वाले वाक़े का उसने दूसरों से ज्यादा असर लिया है। फाखुर और दादा की लाशें देखकर उसकी हालत खैर हो गई थी। इधर उनके जनाजे पड़े थे, उधर उसकी सांस फंस गई थी और ज्यादा अंदर खिंच गई थी। बड़ी मुश्किल से संभली थी। कोई 2 महीने पहले भी एक दिन ऐसी हालत हुई थी, हाथ पैर ठंडे हो गए, सांस रुक गई, मुंह एक तरफ खिंच गया। तब मैं उसे लाहौर ले गया, दवाओं से ठीक हो गई। डॉक्टरों ने कुछ टेस्ट करवाए और बताया कि दिल का नुक्स है। कुछ रगें होती हैं जो दिल को धड़काने के लिए करंट जैसी ताकत देती हैं, उन रगों में नुक्स है, हो सकता है कि ऑपरेशन कराना पड़े। तो फिर? शानी ने आंसू जब्त करते हुए कहा, अभी तक तो कोई फैसला नहीं हुआ। वैसे अब काफी दिनों से बिल्कुल ठीक है, दर्द वगैरह भी नहीं है। कोई इलाज हो रहा है? हाँ थोड़ी बहुत डॉक्टर की दवा खा रही है। इसके अलावा एक हकीम साहब है तो देहाती इलाके के, मगर काफी शोहरत है। दूर दूर से लोग आते हैं, अमीरों वजीरों तक का इलाज करते हैं। उन पर बड़ा एतकाद है मकबूल को। आजकल उनका इलाज करा रही है और जब से इलाज हो रहा है तब से हालत भी बेहतर है। अब ये अल्लाह ही जानता है कि दवाओं का असर है या फिर यकीन की बात है। आप जिस तरह की तकलीफ बता रहे हैं वो आम इलाज मुआवजे से ठीक होने वाली नहीं लगती। आप किसी अच्छे से स्पेशलिस्ट को दिखाएं या फिर डॉक्टर साहब को जिन्होंने टेस्ट किए हैं भाईजान। मैं तो बहुत समझाता हूँ, तुम्हें मिले तो तुम भी कोशिश करके देखो। वैसे आजकल उसे इत्मीनान बहुत है, कहती है देख लेना मैं जब ठीक हुई तो हजरत साहब की दवा ही से होंगी। हकीम साहब को लोग हजरत साहब कहते हैं, बल्कि वो हकीम भी नहीं है, कोई और ही तरीका है उनके इलाज का। इसी दौरान में मुन्ना बहुत से नन्हे मुन्ने सुर्ख फूल अपने नन्हे मुन्ने खातों में लिए अंदर आ गया।
उसने रवादारी का मुजाहरा करते हुए कुछ फूल शानी को और कुछ अपने अब्बू को दिए। तब उसने कुछ फूल अपनी पतलून की जेब में से निकाले और खिलखिलाते हुए शानी के सर पर निछावर कर दिया। कई फूल शानी के रेशमी बालों में अटक गए। वो झाड़ने लगी तो मुन्ने ने उसकी कलाई पकड़ ली। खलंडरे अंदाज में उछलते हुए बोला, नहीं नहीं अब्बू, ऐसे इनकी तस्वीर बनाएं, ऐसे ही बनाएं। शानी ने दूसरा हाथ उठाया तो मुन्ने ने दूसरी कलाई भी पकड़ दी। वो मासूम अंदाज में शानी से जोर आजमाई करने लगा। चौधरी बशीर ने कहा, भाई मुन्ने का आइडिया ऐसा बुरा नहीं है, अच्छी तस्वीर आएगी। वो कैमरा संभाल रहा था जब शानी ने मुन्ने से हाथ छुड़ाकर फूल झाड़ दिए और आंचल सर पर ले लिया। मुन्ने के गाल पर चुटकी लेकर बोली, एकदम शरारती हो गए हो तुम। मंजर उजल हो गया था, इसलिए चौधरी बशीर ने भी कैमरा वापस रख दिया। उसके साथ ही वो कदरे संजीदा भी नजर आने लगा था। मुन्ना वापस आ गया था, इसलिए शानी ने बाबू के बारे में मजीद बात करना मुनासिब नहीं समझी। वो और चौधरी बशीर इधर उधर की बातें करते रहे। चौधरी बशीर ने कादरे के बारे में बताया कि वो आजकल अपने कुत्ते की मौत की वजह से बहुत परेशान है। 2 दिन पहले वो सख्त बुखार के बावजूद अकेला ही राइफल लेकर निकल गया था और रुस्तम और उसके दोस्तों को ढूंढता रहा था। शानी के ज़हन में वो वहशतनाक लम्हे ताज़ा हो गए जब कादरे ने कुत्ते की मदद से शानी को दहशत ज़दा किया था। इन बातों के दौरान ही में जोरा चाय लेकर आ गई। जब वो चाय पी रहे थे, मुन्ने ने एक बार फिर पुराना मशगला शुरू कर दिया। उसने एल्बम में से एक तस्वीर निकालने की कोशिश की, तस्वीर फट गई। चौधरी बशीर के सब्र का पैमाना लबरेज छलक गया। उसने मुन्ने को गुस्से से पीछे धक्का दिया, वो गिर गया। चौधरी गर्ज कर बोला, तुझे मना नहीं किया था, उल्लू का पट्टा गधा। मुन्ना एकदम सहम कर जर्द हो गया। शानी के सामने बेइज्जती हुई थी, इसलिए वो कुछ ज्यादा ही महसूस कर रहा था। शानी ने उसे पिचकारा तो वो आंखों में आंसू ले आया। चौधरी बशीर का मूड भी खराब था। चाय खत्म होते ही वो उठ खड़ा हुआ। वो थोड़ी देर पहले के खुशबाश चौधरी बशीर से मुख्तलिफ नजर आने लगा था। शानी को अंदाजा था कि मुन्ना और बाबू वगैरह चौधरी के इस रूप से सहम जाते होंगे। चलो आओ, उसने कदरे नरम आवाज में मुन्ने से कहा। मुन्ना मशीनी अंदाज में खड़ा हो गया। अच्छा, हम फिर आएंगे, चौधरी बशीर ने कहा और मुन्ने को लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। शानी उन्हें देखती रही यहाँ तक कि वो पथरीली जालिम वाली सफेद दीवार के पीछे ओझल हो गए। बाबू की बीमारी का सुनकर शानी के सीने में धुआं सा भर गया। इसका दिल कितने ही दिनों से एक गवाही दे रहा था कि बाबू के साथ कुछ न कुछ है। आज चौधरी बशीर की जबानी उसकी तस्दीक हो गई थी। इसका दिल चाह रहा था कि उड़कर बाबू के पास पहुंच जाए और उसकी दिलजोई करे। रह रहकर मुन्ने का ख्याल भी इसके जहन में आ रहा था। पता नहीं क्यों इसे धड़का सा लग गया था कि मुन्ना शायद दोबारा इससे मिलने आए या नहीं। बहरहाल अगले रोज दोपहर को यह देखकर शानी ने इत्मीनान महसूस किया कि मुन्ना दरमियानी दरवाजे में से गुजरकर उसकी तरफ आ रहा है। मजीद इत्मीनान की बात यह थी कि बाबू भी साथ थी। शानी जप्पी डालकर बाबू से मिली, फिर मुन्ने को गोद में उठाकर बेतहाशा प्यार किया। तीनों बैठकर बातें करने लगे। करख्त चेहरा जाला आसपास मौजूद थी। उसकी आंखें और कान खमा वक्त शानी की तरफ लगे रहते थे। मुन्ने ने तोतली जबान में माँ को बताया कि कल अब्बू ने शानी के साथ उसकी तस्वीरें खींची थी। शानी हंसने लगी और बाबू को उस वाक़े की तफसील बताने लगी। बाबू ने कोई खास रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया। बोली, तुम्हारे भाईजान को यह दया शौक 1.5-2 साल पहले चढ़ा है। मैंने तुम्हें नारपुर में भी बताया था ना कि तुम्हारे भाईजान को शिकार की तस्वीरें खींचने का शौक है। 1-2 तस्वीरें मैंने तुम्हें भी दिखाई थी। शानी ने इस बात में सर हिलाया। बाबू इसे गौर से देखते हुए बोली, तुमको उनका ऐसा करना बुरा तो नहीं लगा? आप कैसी बातें करती हैं बाबू? शानी ने फौरन कहा, वो दिल के बुरे नहीं है। तुमने देखा होगा नारपुर के दूसरे चौधरियों से वो कितने वक्रे हैं। उनके सारे भाई बंदों को मैं जानती हूँ। उनमें से ज्यादा ऐसे हैं जो औरत को पाँव की जूती समझते हैं, मगर नदीम के अब्बा ऐसा नहीं है। उन्होंने मुझे प्यार दिया है, इज्जत दी है। मेरे और बच्चों की जरा सी तकलीफ पर बेचैन हो जाते हैं वो। शानी के ज़हन में चौधरी बशीर के वो तासरात चमक गए जो कल तस्वीर उतारते वक्त उसके चेहरे पर मौजूद थे। ये तासरात कल से शानी के ज़हन में खटक रहे थे। ये एक मर्द के तासरात थे, एक ऐसा मर्द जो औरत को सिर्फ एक जिस्म के तौर पर देखता है। न जाने क्यों इन लम्हों में शानी को महसूस हुआ था कि चौधरी बशीर की निगाहें एक हाथ का लम्स रखती हैं और याद उसके जिस्म को टटोल रहा है। उनकी निगाहों में इसे वैसी जिनसी तपश महसूस हुई थी जो कभी फाखर की आंखों में नजर आती थी, मगर आज शानी अपने ये ख्यालात बाबू के सामने बयान नहीं कर सकती थी। ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती थी। अपने ख्यालात से तवज्जो हटाने के लिए इसने बाबू की सेहत का जिक्र छेड़ दिया। इधर उधर की बातें होती रहीं। बिलाखिर इसने बाबू को साफ बता दिया कि कल उसे भाईजान बशीर से सब कुछ मालूम हो गया है। बाबू की दिल की तकलीफ लाक है और अपने इलाज में मुसलसल कोताही कर रही है। शानी ने बेहद जोर देकर बाबू से पूछा कि वो अपना मुनासिब इलाज क्यों नहीं करा रही है और किसी देहाती मुआलिज के पीछे क्यों पड़ी हुई है। बाबू के जवाब से चौधरी बशीर के इस बयान की तायद हुई कि यह बाबू ही है जो ऑपरेशन के इम्कान से खौफजदा होकर किसी हजरत साहब के इलाज को तरजीह दे रही है। शानी से पटासी गई, फिर बोली, जहां तक मैंने अंदाजा लगाया तुम्हारी तकलीफ और तरह की है। तुम्हें बड़े अच्छे इलाज की जरूरत है। तुम जो कुछ कर रही हो ये तो मुश्किल से डर कर कबूतर की तरह आंखें बंद करने वाली बात होगी। लेकिन शानी, मैं अब ठीक हूँ, पहले से बहुत अच्छी हूँ, हजरत साहब की दवा से।
मुझे तो अच्छी नहीं लग रही हो। शानी ने उसकी बात काटी। और अगर हो भी तो क्या पता ये अफाका आरती हो। ये दिल की तकलीफ अगर बढ़ जाए तो बड़ी नामुराद होती है। मैंने अब्बा जी की बीमारी भुगती है। शुरू में अब्बा जी भी हॉस्पिटल जाने से घबराते थे। बस जहाँ किसी ने हकीम, सन्यासी या तावीज गंडे वाले का पता बताया वहां चल दिए। पंजाब का कोई कोना खतरा नहीं छोड़ा हमने। जब तक ये चक्कर समझ में आए तब तक बीमारी बहुत बढ़ चुकी थी। बस अल्लाह की मर्जी ऐसी थी। पर तुम ऐसा ना करना बाबू। डॉक्टर ने सिर्फ यही कहा है ना कि ऑपरेशन की जरूरत पेश आ सकती है। उसने ये तो नहीं कहा कि ऑपरेशन ही होगा। मजीद एहतियात के तौर पर हम 2-3 और डॉक्टरों से मशवरा कर लेते हैं। सारे टेस्ट वगैरह भी करवाते हैं। अगर फर्ज किया बात फिर भी ऑपरेशन पर आए तो डरना नहीं चाहिए बाबू। अब तो दिल के ऑपरेशन बहुत आम हो रहे हैं। लोगों को शिफा मिल रही है। और फिर हम मुसलमानों का तो ईमान है कि मौत और जिंदगी अल्लाह के हाथ में है। शानी के लहजे में सच्चा दर्द था और बेहद दिलतजा थी। बाबू ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी जान, तेरा मशवरा सर आंखों पर, लेकिन तू ये सब कुछ इसलिए कह रही है कि तू अभी तक हजरत साहब से मिली नहीं है। शानी, वो बिल्कुल और तरह के बंदे हैं। अल्लाह ने उनके हाथ में खासी शफा रखी हुई है। समझ जादू है उनकी नजर में और उनकी दवा में। लगता है कि बाबू ने हजरत साहब पर अंधा एतमाद रख दिया है। शानी की खुदादाद मामला फहमी ने उसे समझा दिया था कि अगर इस मौके पर उसने बाबू से बहस जारी रखी तो उसका मुस्बत नतीजा नहीं निकलेगा। एक गहरी सांस लेकर उसने अपने आसाब पुरसुकून किए और बाबू से हजरत साहब के बारे में बात करने लगी। बाबू ने बताया कि वो बेहद नेक और कम बोलने वाले शख्स हैं। कुछ अर्सा पहले तक कारोबार करते थे, अब सब कुछ छोड़ छाड़ कर अल्लाह से लो लगा रखी है और लोगों के दुख दर्द बांट रहे हैं। बाबू ने हजरत साहब के बारे में एक खास बात बताई कि वो किसी भी हालत में किसी भी शख्स के चेहरे की तरफ नहीं देखते हैं। उनके पास इलाज के लिए सैकड़ों अफराद आते हैं। उनमें हर तरह के लोग होते हैं, मर्द भी, खूबसूरत, जवान, औरतें भी, मगर वो किसी के चेहरे की तरफ निगाह नहीं करते। उनकी दवा आमतौर पर बस एक ही तरह के सफूफ की शक्ल में होती है। मगर अहम बात यह है कि सफूफ हर शख्स की तबीयत और बीमारी के मुताबिक अलहदा जायका देता है और अलहदा असर रखता है। इस तरह की और कई बातें बाबू ने अपने देहाती लबो लहजे में हजरत साहब के बारे में बताई। शानी सुनती रही और इस हवाले से किसी तरह का तबसरा नहीं किया। जब तक वो हजरत साहब को ना देख लेती उनके बारे में क्या कह सकती थी। हजरत साहब को देखना उसके लिए आसान नहीं था, बल्कि वो तो जाला, जोरा, फिरदौस और बाबू के सिवा किसी के सामने आ ही नहीं सकती थी। चौधरी बशीर ने इस मुख्तसर चार दीवारी में उसे हर किसी से छुपा के रखा हुआ था। बाबू के जाने के बाद वो देर तक चौधरी बशीर के बारे में सोचती रही। एक इंसान के लिए ये मुमकिन नहीं है कि अपने जैसे किसी दूसरे इंसान के दिल में झांक सके, मगर अंदाजे और क़ियाफ़े कायम किए जा सकते हैं। खास तौर से औरत अपनी तरफ उठने वाली निगाहों और उनके मकासद को बहुत जल्द भांप लेती है। बेशक चौधरी बशीर अपने बंदों से बहुत मुख्तलिफ नजर आता था, मगर उसके अंदर भी शानी को हर उस मर्द की झलक नजर आती थी जो हवेली छोड़ने के बाद इसे पिंडी लाहौर के हर गली कोचे में मिला था। यह मर्द कहीं रूप में नजर आया था, मगर जिस रूप में भी मिला था इसने अपनी निगाहों से शानी के जिस्म में सोराख ही किए थे। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि किसी दिन ये चौधरी बशीर भी कासिम बरलास बन जाएगा? शानी ने अपने आप से सवाल किया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मुख्तलिफ शख्स है। जब वो उसकी गिरफ्त में आई थी तो चौधरी क्या नहीं कर सकता था, मगर उसने कादरे की वहशत से बचाया और इस चार दीवारी में इसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। वो बहुत से दिन और बहुत सी रातें इस चार दीवारी के अंदर मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ के साथ गुजार चुकी थी। शानी ने खुद ही अपने ख्याल को रद्द किया, मगर यहाँ ये सवाल उठता था कि यह सिलसिला कब तक चल सकता है। वो कब तक कटी पतंग की तरह वक्त के आसमान पर डोलती रहेगी और अपने साथ साथ भागने वाले लुटेरों की 10 बुर से बची रहेगी। इसे किसी मजबूत डोर की जरूरत थी जो इसे अपने साथ बांध कर रखती। पुरंदेश शाम से पहले इसे खींच कर अपने आंगन में उतार लेती। इसे तवाना सारे की जरूरत थी। पता नहीं क्यों अपने आप इसका ध्यान रुस्तम की तरफ चला गया। इसे खबर ही नहीं हुई वो कब चौधरी बशीर के बारे में सोचते सोचते रुस्तम के मुतल्लिक सोचने लगी। रुस्तम का ख्याल ज़हन में आया तो वो एकदम चौंक सी गई। 2-3 दिन हो गए थे वो शीरी या रुस्तम से राब्ता नहीं कर सकी थी। रुस्तम से इसका आखिरी राब्ता भी अचानक टूटा था। वो फोन पर बात कर रही थी जब इसे दीवार के पार किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ था और इसने जगह फोन बंद कर दिया था। यकीनन रुस्तम भी परेशान हुआ होगा। ये परेशानी यूं मजीद बढ़ गई होगी कि शानी दोबारा फोन नहीं कर सकी थी। शानी ने तसव्वुर की निगाह से देखा। पिंडी की इस दूर अफ्तादा घर में रुस्तम बेकरार था। उसकी निगाह रह रहकर फोन सेट की तरफ उठती थी और नाकाम होकर लौटती थी। वो दुखी था। शानी के लिए ये एहसास बेहद अज़ियतनाक था कि कोई इसके लिए दुखी है। बाबू के जाने के बाद वो छत पर आ गई। अभी मोबाइल में इतना बैलेंस मौजूद था कि वो 15-20 मिनट मजीद बात कर सकती थी। धड़कते दिल के साथ इसने नंबर प्रेस किया। पहली बीप पर रुस्तम की आवाज आई। शानी का अंदाजा दुरुस्त था। वो पता नहीं कब से फोन के साथ लगा बैठा था। खेलो बीबी, अब ठीक तो है ना? मैं बहुत परेशान था। आपने एकदम फोन बंद कर दिया था। ये भी नहीं बताया कि क्यों किया था। रुस्तम के मुअद्दब लहजे में शिकवे करा रहे थे। मैं तुमसे माफी चाहती हूँ रुस्तम, मुझे वाकई ऐसा नहीं करना चाहिए था। दरअसल यहाँ हालात कुछ ऐसे थे कि तुम्हें दोबारा फोन करने की बात ज़हन से निकल गई।
वैसे मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, कोई परेशानी की बात नहीं है। तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ, वस्बे मामूल सपाट आवाज में बोला। चंद सेकंड खामोशी रही, नाराज और बोझल खामोशी। फिर शानी ने कहा, जब मैंने फोन बंद किया हम नादिया की बात कर रहे थे, इस बारे में कुछ सोचा तुमने? बीबी क्या हम कोई और बात नहीं कर सकते? उसका लहजा दुख से भरा हुआ था। फिर तुम ही बताओ, मैं क्या बात करूं? मैं कुछ बताने के काबिल होता तो जरूर बताता। रुस्तम आखिर तुम इस तरह क्यों बोलते हो? मैं तुम्हें इसलिए फोन करती हूँ कि हम कोई अच्छी बातें कर सके, कुछ ऐसी बातें जिनसे मायूसी खत्म हो और तुम्हारे आने वाले कल के लिए कोई बेहतर राह निकल सके। लेकिन तुम उल्टा मजीद उलझ जाते हो और मुझे भी उलझा देते हो। मुझे लगता है कि तुम हर वक्त शिकवे शिकायत का ढेर लेकर बैठे रहते हो। अगर तुम कहते हो तो मैं आइंदा फोन नहीं करूंगी। शानी के लहजे में ना चाहने के बावजूद तलखी आ गई। वो बदसूर सपाट लहजे में बोला, बीबी मैं तो हर हाल में खुश हूँ। आप दुखी रखें, खुश रखें, इंतजार में रखें, सारी उम्र अपनी सूरत को तरसाएं, मैं हर हाल में राजी हूँ। मैं सच कहता हूँ बीबी, मैं राजी हूँ। आपकी तरफ से मुझे खुशी के सिवा और कुछ मिल ही नहीं सकता। आप बड़े से बड़ा दुख भी देंगी तो वो मेरे पास आते आते खुशी बन जाएगा। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे किताबों की बातें भी नहीं आती, मगर सच यही है बीबी कि आपकी तरफ से आने वाले दुख में मुझे आपकी तरफ से आने वाली खुशी से ज्यादा राहत मिलती है। ये वही बातें हैं जो तुम पहले भी करते हो। मेरा ख्याल है कि अगर हमने ऐसी बातें करनी है तो फिर इस तरह फोन करने का कोई फायदा नहीं है। वो खामोश रहा, बेहद गंभीर और बोझल खामोशी। शानी एकदम चुंचला सी गई, इसके लहजे में काट आ गई। शायद तुम भी फोन पर मेरी आवाज सुन सुनकर उकता गए हो। मुंह से नहीं कहते मगर चाहते हो कि यह सिलसिला खत्म हो जाए। वो कुछ और भी कहना चाहती थी मगर आवाज भर्रा गई। उसने एकदम फोन बंद कर दिया। पता नहीं क्या हुआ था उसे, अचानक आंसू बूंदों की तरह उसकी आंखों से गिरने लगे। उसने गर्म चादर अपने सर के ऊपर खींचकर टांगों तक फैलाई। यूं एक खैमा सा बन गया। इस छोटे से नीम गर्म खैमे के अंदर वो सिसकियां लेकर रोने लगी। कोई दुख था जो अपने आहनी हाथों से कलेजे को मसल रहा था। आंसुओं का बहाव बढ़ता चला गया। इसे डर महसूस होने लगा कि कहीं इसकी आवाज बुलंद ना हो जाए। ऐसे में जाला या जोरा में से कोई छत पर आ जाता तो क्या सोचता। जैसे बारिश के बाद बदला साफ हो जाता है, नीले आसमान पर धूप की सुनहरी किरणें फैल जाती हैं, उसी तरह कुछ देर तक मूसलाधार रोने के बाद इसके दिल का बोझ हल्का हो गया। पता नहीं क्यों इसे महसूस होने लगा था कि वो रुस्तम के साथ नहीं रह सकती तो उससे बिल्कुल जुदा भी नहीं रह सकती। इसके अंदर मुसलसल तब्दीलियां वाक़ई हो रही थी। जो कुछ वो कल थी वो आज नहीं थी, और जो आज थी शायद वो कल इसने नहीं होना था। पिंडी से रवाना होते वक्त इसने अपने दिलो दिमाग की सारी खिड़कियां, सारे दरवाजे रुस्तम की तरफ से बंद कर लिए थे। अपनी तरफ से कोई रास्ता खुला नहीं छोड़ा था, मगर रास्ते शायद मौजूद थे, दर्दें शायद बाकी थी। कोई जो रास्तों के जरिए अंदर आता जाता रहता था। इसके दिल की जमीन पर चुपके चुपके अपने इख्तियार को मुस्तहकम कर रहा था। वो लरज़ गई। अभी थोड़ी देर पहले वो कह रहा था कि गम भी उसे खुशी की तरह महसूस होता है, लेकिन गमगीन खुशी दिल की नाजुक रगों को बेरहमी से तोड़ती भी तो है। शानी को अंदाजा था कि यूं अचानक फोन बंद करके इसने रुस्तम को कितना दुख दिया है। अगर यहाँ छत पर इसने आंसू बहाए थे तो यकीनन वहां भी वो दुख के बेलने में से गन्ने की तरह गुजरा था। वो कुछ देर तक सोचती रही, फिर जैसे कोई एकदम भाग कर किसी के गले लग जाता है, इसी तरह शानी ने भी यकायक गोद में रखे मोबाइल की तरफ हाथ बढ़ाया। चंद सेकंड बाद वो पिंडी का नंबर डायल कर रही थी। हेलो, रुस्तम की बोझल आवाज शानी के कानों से टकराई। वो कोशिश के बावजूद बोल नहीं पा रही थी। हेलो, रुस्तम ने दोबारा और सहबारा कहा। हेलो, शानी ने मुख्तसर जवाब दिया। आपने एकदम फोन बंद कर दिया। हाँ, बहुत रंज देता हूं ना आपको, देती हो या नहीं ये लंबी बहस है। शानी का लहजा अब नरम था। मैंने इस वक्त सिर्फ इसलिए फोन किया है ताकि तुम्हें बता सकूं मेरे फोन का बैलेंस खत्म हो रहा है। मैं ऐसी जगह हूं कि इसे रिचार्ज नहीं करवा सकती। शायद अब काफी अरसा तक दोबारा बात ना हो सके। मैं इस बारे में आपसे कोई सवाल पूछने का इख्तियार नहीं रखता, रुस्तम ने कहा। वो उसके अल्फाज में छुपे शिकवे को नजरअंदाज करते बोली। रुस्तम, मैं आज तुमसे एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। पता नहीं मुझे ये कहनी भी चाहिए या नहीं, लेकिन तुम्हारे हवाले से मेरे जहन में जो अंदेशे पैदा हो रहे हैं उन्हें देखकर सोचती हूँ कि कह दूं। मैं सुन रहा हूँ बीबी। उसके लहजे के पीछे मोहब्बत का चनाब खामोशी से बह रहा था। इंतहाई ताकतवर, बेकरां और मुहीब पानी, मगर बहुत पुरसुकून।